मॉर्निंग एवरीवन। दिल्ली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज है 9 दिसंबर और 9 दिसंबर की परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो इस प्रकार है दोस्तों, जिनको वन बाय वन कवर करने वाले आज 9 करंट अफेयर्स हैं, 9 महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, उनको कवर करेंगे दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। पश्चिम घाट पर कस्तूरी रंगन कमेटी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। पश्चिम घाट को लेके दो महत्वपूर्ण समितियां थी, एक तो गाडगिल समिति और एक कस्तूरी रंगन समिति। तो उन दोनों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मामला क्या है वो बता देता हूँ कि हाल ही के अंदर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सुब्बाराव के द्वारा पश्चिम घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाने को लेके लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा कि कस्तूरी रंगन कमेटी के आधार पे यदि आप पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करते हो पश्चिम घाट का, तो उससे कर्नाटक के जो लोग हैं उनकी आजीविका प्रभावित होगी और इसको नहीं लागू करने की मांग की है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है दोस्तों। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र वो होता है जो मान लो पश्चिम घाट है उसमें जितने भी संरक्षित क्षेत्र है यानी प्रोटेक्टेड एरिया वगैरह हो गए, राष्ट्रीय पार्क हो गए, वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह हो गए, उनके चारों ओर जो 10 किलोमीटर का जो एरिया आता है दोस्तों उसको पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाता है। और ये कमेटी ने मांग की थी कि 10 किलोमीटर का जो एरिया है उसको पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। तो ये पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र होता है दोस्तों। और आपको सबसे पहले ये कमेटी क्यों स्थापित की गई थी वो बताता हूँ कि गाडगिल समिति सबसे पहले दोस्तों पश्चिम घाट को लेके स्थापित की गई थी, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट थी वो अगस्त 2011 के अंदर थी। और इस कमेटी ने, गाडगिल समिति ने पश्चिम घाट का 67% क्षेत्र यानी जो टोटल क्षेत्र है उसका 67% क्षेत्र गाडगिल समिति ने बोला था कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए। लेकिन इसकी जो रिपोर्ट है वो पश्चिम घाट के जितने भी राज्य यानी 6 राज्य हैं उन्होंने कोई ने भी स्वीकार नहीं किया था। और मामला क्या है कि बहुत ज़्यादा तुल पकड़ रहा था। तब पर्यावरण मिनिस्ट्री ने 2012 के अंदर कस्तूरी रंगन समिति की स्थापना की थी दोस्तों, एक हाई प्रोफाइल कमेटी की स्थापना की थी। तो गाडगिल समिति के द्वारा दोस्तों कुछ 4 से 5 सिफारिशें वगैरह दी थी। मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो इसने गाडगिल समिति ने 67% क्षेत्र घोषित करने की मांग की थी। दूसरा दोस्तों इसने एक अथॉरिटी यानी इस संवेदनशील क्षेत्र की निगरानी करने के लिए एक अथॉरिटी के गठन करने की मांग की थी। तीसरा दोस्तों इसने जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है उसको 3 श्रेणी के अंदर बांटा था, यानी इकोलॉजिकली शोषित सेंसिटिव एरिया 1, 2, 3 ऐसे ESA 1, 2, 3। तो दोस्तों और उसमें भी 75% जो क्षेत्र था वो जो पहला और दूसरा जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है उसके अंतर्गत रखा था। और उसके अंदर बहुत सारी पाबंदियाँ थी, यानी जितने भी क्या है कि सारे उद्योग वगैरह जितने भी उद्योग वगैरह हैं और ताप विद्युत परियोजना वगैरह है, भवन निर्माण, सारे जो अवसंरचना परियोजना है वो सारी की सारी पाबंदी करने की बात की थी। तो ये गाडगिल समिति की सिफारिश थी जिनको पश्चिम घाट के 6 राज्य हैं उन्होंने इसकी सिफारिशों से सहमत नहीं थे। फिर कस्तूरी रंगन समिति की स्थापना की गई थी दोस्तों। और इस कमेटी के द्वारा पश्चिम घाट को लेके जो सिफारिशें दी थी वो इस प्रकार है दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है आपको कि इस कमेटी ने, कस्तूरी रंगन कमेटी ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है उसको 37% पश्चिम घाट का जो क्षेत्र है उसको इसके अंतर्गत रखने की बात की थी। दूसरी रिकमेंडेशन ये दी थी दोस्तों, पश्चिम घाट क्षेत्र के अंदर जितने भी रेड जो उद्योग वगैरह हैं यानी जो प्रदूषण के दृष्टिकोण से रेड श्रेणी के अंदर, लाल श्रेणी के अंदर जो उद्योग वगैरह आते हैं उनको खनन, उत्खनन और जो बालू खनन आता है यानी सैंड वगैरह का, रेत की जो माइनिंग होती है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके अलावा कोई भी नई ताप विद्युत परियोजना वगैरह है वो स्थापित नहीं की जाए। हालांकि पनबिजली जो परियोजना वगैरह है उनको भी प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा नए जो प्रदूषणकारी उद्योग हैं उन पे इस पर प्रतिबंध लगेगा इस एरिया के अंदर। और साथ में 20,000 वर्ग मीटर 20,000 वर्ग मीटर तक भवन और निर्माण जो परियोजना है उसकी अनुमति दी जा सकती है। लेकिन जो टाउनशिप परियोजना वगैरह है उसके लिए उनको निर्माण करने के लिए प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। और लास्ट में इस समिति ने जो सुरक्षा उपायों के साथ वन भूमि के, मान लो यदि सिक्योरिटी पर्पज से किसी भूमि का यूज किया जा रहा है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया का, तो वहाँ पे भी प्रतिबंधों के साथ भूमि उपयोग
परिवर्तन उपयोग करने की अनुमति थी। तो ये दोस्तों रिकमेंडेशन थी जिसको कर्नाटक के द्वारा हाल ही के अंदर ये बोला है कि इस समिति की सिफारिशें हम लागू नहीं करेंगे, क्योंकि इससे कर्नाटक के जो लोग हैं उनकी आजीविका प्रभावित होती है। तो ये कमेटी की जो सिफारिशें वगैरह हैं, गाडगिल समिति, और सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये दोनों पश्चिम घाट से संबंधित पर्यावरण पारिस्थितिकी से जुड़ी हुई ये समिति थी, और दोनों की रिकमेंडेशन आपको मैंने बताई है दोस्तों। थोड़ी थोड़ी 3 से 4 सिफारिशें वगैरह हैं, वो आप जरूर याद रखना, ठीक है। अगला दोस्तों, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के बारे में बात करते हैं। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की जाती है? याद कर लीजिए दोस्तों, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा। और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के अंदर सबसे अमीर जो 10% आबादी है, उनके पास विश्व की टोटल 76% संपत्ति है। तो कितने व्यापक स्तर पे असमानता फैली हुई है दोस्तों संपत्ति से, ठीक है। तो और वहीं भारत के अंदर, भारत की जो टोटल 1% आबादी है दोस्तों, सिर्फ 1% आबादी है, उसके पास 2021 के अंदर जितनी भी इंडिया की जो नेशनल इनकम है उसका 5वां हिस्सा यानी 20%, भारत की 1% आबादी है, वो देश की 20% इनकम है या राष्ट्रीय जो आय है वो रखती है दोस्तों। और जो निचली आबादी है यानी 50% जो आबादी है दोस्तों, उनके पास देश की टोटल 13% संपत्ति है। तो भारत भी एक बहुत ज़्यादा असमानता और वाला देश है। तो आप ये रिपोर्ट वगैरह दोस्तों याद रखना। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अंदर ये इंडिकेट किया गया था कि चीन और भारत जैसे विकासशील देशों के अंदर जो निजी संपत्ति की अवधारणा है दोस्तों, निजी संपत्ति जो स्टॉक वगैरह रखने की जो प्रवृत्ति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये फैक्ट वगैरह है दोस्तों, फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप तो ये याद रखिए रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा आपको असमानता से जुड़ी एक दो रिपोर्ट के बारे में और बता देता हूँ दोस्तों। हाल ही के अंदर ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी की गई थी। तो किसके द्वारा? ऑक्सफैम के द्वारा, आप याद रखिए। और इस रिपोर्ट का वैसे पूरा नाम था इंडियाज इनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी रिपोर्ट, यानी भारत का जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें जो भी असमानता वगैरह है उसको रेखांकित किया था वो ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, मैंने आपको अभी करंट अफेयर्स के अंदर कवर कराया था वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी जो इंडेक्स है दोस्तों, वो 2021 के अनुसार उसमें भी भारत बहुआयामी रूप से बहुत ज़्यादा निर्धन है दोस्तों। ये डाटा वगैरह मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ, कल बताऊँगा आपको, ठीक है। लेकिन इस रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि ये भी रिपोर्ट असमानता से जुड़ी हुई है दोस्तों। अगली एक मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी इस मिसाइल का दोस्तों पूरा नाम है VL शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी VLSRSAM, ठीक है। ये याद रखना दोस्तों। ये हाल ही के अंदर DRDO के द्वारा चांदीपुर जो उड़ीसा के अंदर पड़ता है दोस्तों, एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, फायरिंग रेंज है दोस्तों, और वहाँ पे DRDO के द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। DRDO के द्वारा ये भारतीय नौसेना के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल यानी सतह से हवा में मार सकने वाली मिसाइल है, जो भारतीय नौसेना के लिए DRDO के द्वारा अभी परीक्षण किया गया था दोस्तों। और इसकी जो परिचालन क्षमता है वो 50 किलोमीटर दूरी है, यानी 50 किलोमीटर तक ये सतह से एयर के अंदर, हवा के अंदर ये टारगेट हिट कर सकती है दोस्तों। और ये DRDO के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है, ये चीज़ आप याद रखना। अगला दोस्तों, आपको पता है दोस्तों 5 दिसंबर को विश्व मर्दा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और वो किसके द्वारा मनाया जाता है आपको मैंने बताया था, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO खाद्य एवं कृषि संगठन, उसके द्वारा 2014 से ये मनाया जा रहा है। विश्व मर्दा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। तो उससे जुड़े 2 पुरस्कार आप याद रख लीजिए, जो किसके द्वारा जारी किया जाता है, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा 2 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं हर साल इस दिवस पर। एक तो गिलका विश्व मर्दा पुरस्कार, दूसरा राजा भूमिबोल विश्व मर्दा दिवस पुरस्कार। तो ये दोनों पुरस्कार हैं किससे संबंधित है, ये ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आप याद रखना दोस्तों, क्योंकि भूमि संरक्षण। और आपको एक फैक्ट के तौर पे बता देता हूँ कि 2021 का जो संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार है वो राजस्थान के जो श्याम सुंदर ज्ञानी है उनका एक संगठन है दोस्तों, NGO है, जिसको फैमिलियन फॉरेस्ट्री, उसको प्रदान किया गया था। कौन सा पुरस्कार? संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार 2021,
श्याम सुंदर ज्ञानी, ये राजस्थान का है दोस्तों, उनको प्रदान किया गया था भूमि संरक्षण के मामले के अंदर। उनका एक संगठन है, एनजीओ है, फैमिलियन फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो ये दोनों पुरस्कार भी आप याद रखिए, गिल का विश्व मृदा पुरस्कार और राजा भूमिबोल विश्व मृदा पुरस्कार है, ये दोनों खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा दिए जाते हैं हर साल 5 दिसंबर को, विश्व मृदा दिवस पे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, एक वैश्विक शस्त्र व्यापार रिपोर्ट आई है दोस्तों। ये रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपरी रिपोर्ट, इसको सीपरी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा वैश्विक शस्त्र व्यापार रिपोर्ट जारी की गई है 2021। और इस रिपोर्ट के अंदर, ये रिपोर्ट दोस्तों विश्व की जो हथियारों की जो बिक्री वगैरह है उसमें किसका कितना योगदान है उसके बारे में दोस्तों, वैश्विक शस्त्र व्यापार। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये बोला गया है कि भारत की 3 कंपनियां 2020 के अंदर संयुक्त हथियारों की बिक्री के मामले में दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों के अंदर शामिल है। यानी 2020 के अंदर जितने भी हथियार वगैरह एक्सपोर्ट वगैरह हुए हैं, सेल वगैरह हुई है, उसमें 100 शीर्ष जो कंपनियां हैं उसमें भारत की 3 कंपनियां कौन कौन सी दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, हाल, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भेल। ये 3 भारतीय कंपनियां दोस्तों जो विश्व की शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल है हथियारों की बिक्री के मामले में 2022 के अंदर, सॉरी 2020 के अंदर। ठीक है, ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। तो भारत दोस्तों, भारत का जो एक्सपोर्ट वगैरह है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, खासतौर रक्षा जो निर्यात वगैरह है वो लगातार भारत का बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है। वहीं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि दुनिया भर के अंदर शीर्ष 100 कंपनियों के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियां हैं जिन्होंने 2020 के अंदर 285 बिलियन डॉलर का व्यापार किया है दोस्तों। रक्षा जो उत्पाद है उनका निर्यात किया है। आप देख सकते हो कितना भी ज़्यादा हथियारों का एक्सपोर्ट वगैरह यूएसए करता है, यूएसए की जो कंपनियां वगैरह करती है सबसे पहले नंबर पे है। सेकंड नंबर पे दोस्तों चाइना का स्थान है, यानी रशिया भी क्या है कि इसके अंदर रशिया की कंपनियां वगैरह भी शामिल नहीं है। सबसे ज़्यादा यूएसए, सेकंड नंबर पर चीन 13% के साथ दूसरे स्थान पे, फिर यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के द्वारा। तो ये रिपोर्ट थी, आप इसको याद रखिए दोस्तों। अगला दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में बात करते हैं। ये क्यों न्यूज़ के अंदर है, सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि हाल ही के अंदर राज्य सरकार ने जो नागालैंड के अंदर दोस्तों सुरक्षा बलों के द्वारा 14 आम नागरिकों की हत्या कर दी गई थी दोस्तों। एक तरह से उनकी गोलीबारी के अंदर हत्या कर दी गई थी दोस्तों। और उसके चलते नागालैंड के अंदर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। तब क्या है कि हॉर्नबिल जो महोत्सव है उसको रद्द करने का फैसला किया गया। ये 10 दिन तक चलता है दोस्तों। नागालैंड का एक स्थानीय योद्धा जनजातियों का सबसे बड़ा महोत्सव है, नागालैंड के अंदर मनाया जाता है दोस्तों। नागालैंड की जो स्थानीय परंपरा वगैरह रहा है, आदिवासियों की जो संस्कृति है उसको मनाया जाता है। और नागालैंड के स्थापना दिवस से स्टार्ट होता है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। लेकिन अभी सुरक्षा बलों के द्वारा गलती से गोलाबारी की वजह से 14 आम नागरिकों की हत्या हो गई थी दोस्तों। उसकी वजह से ये महोत्सव क्या है, रद्द किया गया है। इसको त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव है, नागालैंड में मनाया जाता है दोस्तों, और इसको त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। ये भी चीज़ याद रखिए। और ये जो हॉर्नबिल महोत्सव है दोस्तों, हॉर्नबिल एक पक्षी है जो नागालैंड राज्य की अधिकांश आदिवासी की जो लोक कथाएँ वगैरह है उसके अंदर ये प्रदर्शित किया जाता है। यानी वहाँ की जो लोक कथाओं के अंदर हॉर्नबिल पक्षी है उसका वर्णन है, और उसी को श्रद्धांजलि के रूप में देने के लिए नागालैंड के द्वारा हॉर्नबिल महोत्सव 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। अब आपको थोड़ा सा हॉर्नबिल के बारे में बताता हूँ दोस्तों। भारत के अंदर हॉर्नबिल की 9 प्रजातियाँ हैं। भारत के अंदर कितनी प्रजातियाँ हैं? 9 प्रजातियाँ दोस्तों। और इनमें से 4 है वो पश्चिम घाट के अंदर पाई जाती है। कितनी पाई जाती है दोस्तों? 4 पश्चिम घाट के अंदर पाई जाती है और 9 प्रजातियाँ। जबकि भारतीय ग्रे हॉर्नबिल है वो भारत का स्थानिक है, यानी भारत के अलावा कहीं नहीं पाया जाता। और भारत के अंदर भारतीय ग्रे हॉर्नबिल भारत का स्थानिक है दोस्तों। और जबकि मालाबार ग्रे हॉर्नबिल है वो पश्चिम घाट का स्थानिक है, यानी केवल पश्चिम घाट, भारत के भी केवल पश्चिम घाट के अंदर मालाबार ग्रे हॉर्नबिल पाया जाता है, भारत के और अन्य क्षेत्र के अंदर नहीं पाया जाता। ये चीज़ याद रखिए दोस्तों, फैक्ट वगैरह है। इसके अलावा मालाबार पाइड हॉर्नबिल है ये भारत और श्रीलंका का स्थानिक है। ये चीज़ इतना बस कुछ जो फैक्ट, यूनिक जो फैक्ट है ना, जैसे भारतीय ग्रे हॉर्नबिल है वो भारत का स्थानिक है, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल है वो पश्चिम घाट का स्थानिक है। ये यूनिक फैक्ट वगैरह है, ये आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। और जो ग्रेट हॉर्नबिल है
वो व्यापक रूप से पाया जाता है दोस्तों, और वो IUCN की वनरेबल जो लिस्ट है उसमें संकट के करीब यानी वनरेबल सूची के अंदर आता है दोस्तों। और ग्रेट हॉर्नबिल की श्रद्धांजलि के तौर पे हॉर्नबिल महोत्सव बनाया जाता है। और ग्रेट हॉर्नबिल याद रखिए अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है, केरल का भी राजकीय पक्षी है दोस्तों। ग्रेट हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है। और हॉर्नबिल के लिए एक अभयारण्य प्रसिद्ध है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश का जो पाके नेशनल पार्क है वो हॉर्नबिल प्रजाति के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आप याद रखना, ठीक है। जैसे जो जंगली सुअर है उनके लिए असम का मानस अभयारण्य प्रसिद्ध है, वैसे ही क्या है कि पाके अभयारण्य है वो प्रसिद्ध है। अगला बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। हाल ही के अंदर ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा औपचारिक रूप से ये चीन के अंदर 2022 के अंदर शीतकालीन विंटर ओलंपिक है दोस्तों, वो आयोजित किया जाएगा। और सबसे पहले USA ने चीन के अंदर मानवाधिकार जो रिकॉर्ड है यानी उइगर जो मुसलमान वगैरह है उनके साथ जो अत्याचार वगैरह हो रहा है और मानवाधिकारों के जो उल्लंघन हो रहा है उसके विरोध स्वरूप USA के द्वारा 2022 के अंदर बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक है वहाँ पे डिप्लोमेटिक बहिष्कार किया है। यानी ऑफिशियल लोग, गवर्नमेंट के ऑफिशियल लोग वगैरह नहीं जाएंगे, एथलीट वगैरह हैं उनको भाग लेने की अनुमति है, वो मतलब इस खेल के अंदर भाग ले सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल नहीं होगा सारा कुछ। तो डिप्लोमेटिक जो बहिष्कार किया गया है USA के द्वारा सबसे पहले स्टार्ट किया था, अभी ऑस्ट्रेलिया भी USA के साथ शामिल हो गया है कि वो भी बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 है चीन के अंदर उसका मानवाधिकार के आधार पे उसका डिप्लोमेटिक बहिष्कार कर रहे हैं। अब आपको शीतकालीन ओलंपिक के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। जो विंटर ओलंपिक है वो सबसे पहले 1924 के अंदर फ्रांस के अंदर आयोजित किया गया था। और ये जो शीतकालीन ओलंपिक है दोस्तों ये बर्फ़ पर खेले जाते हैं, यानी बर्फ़ वगैरह रहती है उस पर ये खेल हर 4 साल से एक बार आयोजित किया जाता है दोस्तों। और एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल है। और जो अभी ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक था वो टोक्यो के अंदर हुआ था, आपको पता है दोस्तों। और ये कौन सा था? 32वां टोक्यो के अंदर था दोस्तों, 32वां था, याद रखना। और 33वां कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पेरिस के अंदर आयोजित किया जाएगा। लेकिन वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, जबकि शीतकालीन है वो 2022 के अंदर चीन के अंदर आयोजित होगा। हर 4 साल में होता है दोस्तों और बर्फ़ पर खेला जाता है। और सबसे पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 के अंदर फ्रांस के अंदर आयोजित किया गया था। ये फैक्ट याद रखिए। अगला दोस्तों एक ट्राइब के बारे में, कोन्याक ट्राइब के बारे में बात करते हैं। मामला ये है दोस्तों, ये ट्राइब क्यों न्यूज़ के अंदर है? क्योंकि सुरक्षा बलों के द्वारा उग्रवादी समझ के इस ट्राइब के लोग, कोन्याक जो ट्राइब है उसके लोगों पे गोलाबारी कर दी थी। उसकी वजह से 14 आम नागरिक, वो मजदूर थे दोस्तों, कोयला खान से काम करके शाम को लौट रहे थे और उन पर गोलाबारी सुरक्षा बलों के द्वारा कर दी गई थी। तो उसकी वजह से 14 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और वो सारे के सारे कोन्याक ट्राइब से जुड़े हुए थे दोस्तों। कोन्याक ट्राइब नागालैंड के प्रमुख जातीय समूह में से एक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश, असम और म्यांमार के कुछ जिलों के अंदर भी निवास करती है। नागालैंड की प्रमुख जाति में से एक है। और ये अभी जो घटना हुई है वो नागालैंड के अंदर हुई है, उसी की वजह से हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो भी रद्द किया गया था दोस्तों। और ये जो कोन्याक ट्राइब है वो नागालैंड के सबसे उग्र योद्धा जनजातियों में से एक है। एक योद्धा जनजाति है दोस्तों जो लकड़ी की मूर्तियों और खानों के अंदर काम करती है। और ये चीज़ याद रखना, ये नागालैंड के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, असम और म्यांमार के अंदर के भी निवास करती है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। ये नासा के द्वारा जो LCRD है दोस्तों, लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन, ये नासा के द्वारा अपना पहला लेजर संचार प्रणाली है उसको लॉन्च किया है। अपनी जो संचार प्रणाली अंतरिक्ष के साथ लेजर संचार प्रणाली है वो नासा के द्वारा किया गया दोस्तों। इसका नाम हिंदी के अंदर है लेजर संचार रिले प्रदर्शन, लॉन्च किया नासा के द्वारा। पहले अभी तक यानी वर्तमान तक नासा के द्वारा जो अंतरिक्ष वगैरह यान है उसमें डाटा भेजने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी संचार का प्रयोग करते हैं। जितने भी जो अंतरिक्ष यान वगैरह रहते हैं उनको डाटा वगैरह भेजने के लिए नासा अभी तक तो रेडियो फ्रिक्वेंसी संचार का प्रयोग कर रहा था दोस्तों। और अभी नासा के द्वारा ये लेजर संचार प्रणाली स्थापित की है, ठीक है। इस संचार प्रणाली की वजह से ये ऑप्टिकल संचार प्रणाली है और इसकी वजह से रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम की तुलना के अंदर बैंडविड्थ को 10 से 100 गुना तक अधिक बढ़ाने में मदद करेगा दोस्तों। तो ये याद रखना, ये किसकी है? लेजर कम्युनिकेशन है, वो नासा के द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है, अंतरिक्ष यान में डाटा वगैरह संचार के लिए। तो ये आज की न्यूज़ थी दोस्तों, मैंने कवर करवाई आपको। इसके अलावा आपको बता देता हूँ कि मैं मेरे चैनल पे अंतर्राष्ट्रीय जो क्रोनोलॉजी है
महत्वपूर्ण मैगजीन है दोस्तों, उसका सार संग्रह यानी जो रेलेवेंट टॉपिक वगैरह है वो कवर करवा रहा हूँ दोस्तों। मैंने 3 से 4 वीडियो है वो ऑलरेडी डाल दिए हैं, और साथ में दिसंबर की मैगजीन है वो भी 1-2 दिन के अंदर लाने वाला हूँ, तो आप जो देख सकते हो दोस्तों। और आप सभी देख सकते हो, और धन्यवाद दोस्तों सभी का।